हेलो क्लास 8 चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 5 तरह के रिसोर्सेस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। भाई 2 ऐसे कौन से क्लाइमेट वाले फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी वजह से मिट्टी बनती है ना। 2 क्लाइमेटिक फैक्टर बताने हैं। देखो, एक फैक्टर तो रहा टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल ये दोनों ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो है सॉइल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। अब दोनों ही फैक्टर जो हैं ये वेदरिंग को प्रमोट करते हैं। इन दोनों फैक्टर की वजह से वेदरिंग होती है। अब ये वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दोनों क्लाइमेटिक फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं और छोटे पार्टिकल होते हैं और फिर उससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एनी 2 रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। भाई आज के दिन लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? लैंड जो है वो ख़राब क्यों होती जा रही है? उसके 2 कारण बताने हैं। चलो यहाँ मैंने 3 नोट कर दिए हैं, देखते हैं। नंबर 1, एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो हर रिसोर्स पे दबाव बढ़ेगा, लैंड पे भी दबाव बढ़ता है। ठीक है, लैंड ख़राब होती है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से भी ज़मीन ख़राब होती है, लैंड डिग्रेड होती है फॉरेस्ट ना रहने से। ठीक, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर लैंड। ये ज़मीन को भी ख़राब करते हैं और वहाँ उसके ऊपर लेयर पे जो मिट्टी है उसको भी ख़राब करते हैं। ठीक, क्या? पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह किसान यूज़ करते हैं ये। तो देखो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो लैंड डिग्रेड होगी। ठीक है, उसके बाद लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर जब हटेगा तो भी जो है लैंड डिग्रेड होगी, मिट्टी का इरोजन होगा, है ना। वहाँ की ज़मीन ख़राब हो जाएगी, उसमें बड़े बड़े वाटर चैनल्स बन जाएंगे, वो ज़मीन किसी काम की नहीं रही, ख़राब हो जाएगी। और केमिकल का जो यूज़ कर रहे हैं लोग खेतों में, उससे भी ये ख़राब होती है। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। भाई लैंड जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों है? बिल्कुल है, जो कुछ भी हो रहा है इस अर्थ पे वो लैंड के ऊपर ही तो हो रहा है कि नहीं। तो लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। कई सारे कामों में ये काम आती है। क्या क्या है वो पर्पस? देखिए, जैसे कि एग्रीकल्चर है, खेती का काम। हमारे खेत कहाँ बने हैं? ज़मीन पे ही तो बने हैं ना, लैंड पे बने हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट उगे हैं, वहाँ पे लोग जो है फॉरेस्ट से कुछ प्रोड्यूस जो है वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, माइनिंग, ज़मीन में माइनिंग करना, वहाँ से मिनरल्स निकालना कहाँ होता है? लैंड में ही होता है। बिल्डिंग हाउसेस, लोगों के घर कहाँ बने होते हैं? हवा में किसी का घर बना देखा आज तक? नहीं ना। ठीक है, रोड सारे वहीं पे बने होते हैं। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री कहाँ बनती हैं? ज़मीन पे ही बनती हैं। भाई ज़मीन पे होता है सारा काम। हमारी पूरी इंसानी सभ्यता कहाँ जो है इस्टेब्लिश होती है? ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो ज़मीन पे सारी चीज़ें होती हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हम इंसान कहाँ बसते हैं? ज़मीन पर बसते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखो। इट ऑल्सो सर्व एज हैबिटेट फॉर वेरियस फ्लोरा एंड फोना। जो वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है ना, जो फ्लोरा यानी कि जो सारी की सारी प्लांट लाइफ है, तरह तरह के जो पेड़ पौधे हैं, जो वेजिटेशन है, एंड फोना जो एनिमल लाइफ है, वो सारे एनिमल, सारे पेड़ पौधे वो कहाँ डेवलप होते हैं? उनको हैबिटेट कौन देता है? रहने की जगह कौन देता है? लैंड ही तो देती है ना। ठीक है, ये हो गई बात, ये हुई। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, देखो बच्चों। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो 2 ऐसे स्टेप बताओ जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, 2 कदम जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए। तो कौन सी हैं वो 2 स्टेप? चलो देखते हैं। नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क बनाना। कुछ फॉरेस्ट एरियाज ऐसे थे, जंगली इलाके ऐसे थे जिनको जो है नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया सरकार ने। ठीक है, कितने हैं अब तक? 104 हैं नेशनल पार्क। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ डिक्लेयर किया कुछ एरियाज़ को।
कितनी हैं अब तक? 566। तो 566 जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। कुछ एरियाज़ को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है, ये 18 है नंबर में, ठीक है। तो ये क्यों किया है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये क्यों किया है? ताकि नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके, ठीक। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। गिर नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, ये सारे क्या हैं? ये नेशनल पार्क ही तो हैं, ठीक। और बर्ड सेंचुरी भी बनाती है ताकि कुछ खास स्पीसीज़ के जो बर्ड हैं उनको बचाया जा सके, ठीक। उसके बाद अगला देखो, पुटिंग ए बैन ऑन किलिंग ऑफ लायंस, मतलब कि जानवरों के शिकार पर बैन लगाना। इलीगल हंट जो है ना, हंटिंग को इलीगल डिक्लेयर किया है, यानी कि हंटिंग नहीं करनी है, अगर कोई हंटिंग करेगा उसको सजा होगी। किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एंड पिकॉक्स, ये सारे जानवर हैं, इन सब की किलिंग जो है वो इलीगल है। और कुछ और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो शिकार करना मना है, ठीक। ये 2 स्टेप लिए हैं। और एक और मैं आपको बता दूं, वो क्या है, कुछ जानवरों को बचाने के लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, इस तरह के। तो इन खास जानवरों पे, इन पर्टिकुलर स्पीसीज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये हुई बात। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर। भाई पानी बचाने के 3 तरीके। एक तो आपको फोटो में ही दिख रहा है साफ साफ, क्या भाई, अगर कोई वाटर टैप है वो लीक कर रहा है, उसमें से टप 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 करके पानी बह रहा है, तो आप उसको अच्छे से टाइट बंद कर दो ताकि पानी की इस तरीके से बर्बादी ना हो, है ना। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। उसके बाद कुछ पॉइंट्स देखो, कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। जो कैनाल, जो नहरें बनी हुई हैं ना, वहाँ पे वो प्रॉपरली लाइंड होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए, उनके किनारे टूटे फूटे ना हो, ताकि पानी, जो नहरों का पानी है, वो मिट्टी में, ज़मीन में रिस के ना जाए, ठीक। वो किसानों के लिए अच्छे से काम आए। ये पॉइंट हो गया एक। अगला पॉइंट देखो, एफोरेस्टेशन शुड बी प्रोमोटेड टू स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। देखो भाई, एफोरेस्टेशन क्या होता है? एफोरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ लगाना, और यानी कि जंगलों को दोबारा उगाना, एफोरेस्टेशन, ठीक। जंगलों को उगाना, तो जंगल उगाओ ताकि जो है सरफेस जो रन ऑफ है वो कम किया जा सके, ठीक है, ग्राउंड वाटर मेंटेन किया जा सके। अगला पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे अच्छा तरीका है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी यूज्ड टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़। देखो बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप समझते ही होगे कि बारिश जो होती है उसके पानी को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको किसी वाटर टैंक में भी स्टोर किया जा सकता है और वापस ज़मीन में भी छोड़ा जा सकता है, ठीक। तो इससे अगर हम टैंक में इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, हम फ्यूचर में उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो पानी होता है ये मीठा होता है, इसे पिया भी जा सकता है, इसको पालर पानी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में अब यहाँ दे रखे हैं बच्चों कुछ MCQs, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है? देखो, टाइम, मिट्टी के बनने में टाइम लगता है, ये फैक्टर है। सॉइल टेक्सचर, अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से भी मिट्टी बनती है, ठीक। तो ये सॉइल टेक्सचर जो है ना, ये फैक्टर नहीं है, ये एक रिजल्ट है। जैसे ये चीज़ें होंगी तो सॉइल टेक्सचर वैसा आएगा, जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसा सॉइल टेक्सचर आएगा। ये एक प्रोसेस का रिजल्ट है, ये फैक्टर नहीं है सॉइल टेक्सचर। तो ये आंसर हुआ आपका। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लॉप्स। जो पहाड़ी ढाल होते हैं ना, वहाँ पे सॉइल इरोजन को देखने के, उसको रोकने के, चेक करने के कौन से तरीके हैं? तो वहाँ मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है पहाड़ी ढलानों पर? तो भैया वहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन बेस्ट है ना। टेरेस कल्टीवेशन, जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वो बनाए जाएं, टेरेस कल्टीवेशन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भाई नेचर कंजर्वेशन में क्या चीज़ फेवर में नहीं है? तो देखो, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, अगर वो काम नहीं आ रहे हैं, उनको बंद कर देंगे, जैसे कि बल्ब है, तो डेफिनेटली ये नेचर को कंजर्वेशन में काम करेगा, है ना। ये सही है ये तरीका। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी नेचर कंजर्वेशन में काम करेगा। थर्ड है, डिस्पोज पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग। भाई आपने शॉपिंग की और जो पॉली बैग्स में आप सामान डाल के लाए उसको बाद में फेंक दिया इधर उधर, तो वो नेचर को ख़राब करेगा, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, थर्ड वन।
उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। चलो मैच करते हैं। लैंड यूज़ को हम किससे मैच करेंगे? प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, मतलब लैंड को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। ह्यूमस क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। वो ऑर्गेनिक मैटर है जो टॉप सॉइल के ऊपर जमा होता है, ह्यूमस है ना, वो खाद बनता है। रॉक डैम्स, अब रॉक डैम्स क्या है? इससे क्या बेनिफिट होता है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जब रॉक डैम्स हम कहीं पे बना देते हैं तो वहाँ वो मिट्टी के कटाव को रोकता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। ठीक। बायोस्फीयर, अब ये बायोस्फीयर क्या चीज़ होती है भाई? बायोस्फीयर नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और भी आसान भाषा में बताऊँ भाई, जहाँ पे पानी है, हवा है और लैंड है, इन तीनों के कॉन्टैक्ट से जो एक ऐसा एरिया बनता है जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। एक नैरो जोन बनती है इन तीनों के कॉन्टैक्ट से, जहाँ तीनों की अवेलेबिलिटी से, तो वहाँ लाइफ पॉसिबल होती है। तो अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी इन तीन चीज़ों की वजह से हो पाती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो वो स्फीयर कौन सा बनता है? बायोस्फीयर बनता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रू फॉल्स, और उनका रीजंस भी देने हैं कि भाई ट्रू है तो ट्रू क्यों और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों। पहला है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। भाई इंडिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वो एक ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। बिल्कुल सही बात है ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो क्यों है यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन? देखो, यहाँ की जो लैंड है ना वो सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं, यहाँ रोड बनाए जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है, तो सारे फेवरेबल फैक्टर हैं पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होंगे तो ओबियसली पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आओ। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। पर पर्सन, हर आदमी के लिए जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है ना वो कम होती जा रही है, यानी कि पानी की कमी पड़ती जा रही है हर आदमी के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। क्यों है ट्रू? देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही है। और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर भी बड़े होते जा रहे हैं, बड़े बड़े शहर हो रहे हैं, हर जगह घर बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाटर का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो पानी उतना ही है, पानी का अमाउंट नहीं बढ़ने वाला, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जो है वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी पर पर्सन, है ना। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीने का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, हर आदमी को ज़्यादा ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें हो रही हैं, और इस वजह से शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो शॉर्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है। शॉर्टेज आर इधर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। भाई क्या हो रहा है कि वाटर सोर्सेज है ना वो भी सूखते जा रहे हैं, कुछ झीलें कम हो रही हैं, कुछ जो एक्वीफर हैं, ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है, और वाटर को हम पोल्यूट भी कर रहे हैं, उसके अंदर कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, है ना, वो ख़राब भी होता जा रहा है। तो हर आदमी के हिसाब से पानी कम पड़ता जा रहा है आने वाले वक्त में। तीसरा क्वेश्चन देखो, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। भाई ये जो पेड़ों की जो रो है ना, तो जो विंड मूवमेंट को रोकने के लिए, हवाओं से फसलों को बचाने के लिए, उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। नहीं, फॉल्स है ये, इसको इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते। इसको हम क्या कहेंगे? देखो, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट, विंड मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, सॉइल कवर को बचाने के लिए, तेज़ हवाओं से जो हम पेड़ों की बेल्ट लगाते हैं उसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, ना कि इंटरक्रॉपिंग। तो ये फॉल्स है, आंसर शेल्टर बेल्ट है। अगले क्वेश्चन पे देखो, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। क्या इंसान का जो इंटरफियर है और क्लाइमेट में जो चेंज करना है, क्या वो इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा? बिल्कुल मेंटेन नहीं करेगा, ख़राब करेगा। जिस हिसाब से ह्यूमन इंटरफियर करता जा रहा है, जिस हिसाब से वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता जा रहा है, जिस हिसाब से वो पेड़ों को काटता जा रहा है, तो ये इकोसिस्टम को ख़राब करने वाला है, उसको ठीक नहीं करेगा। इंटरफियर करे पॉजिटिव तरीके से, वो किसी को करना नहीं है। बेचारे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इन चीज़ों पे लगे हुए हैं, जो इन बातों को सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे। ये फॉल्स आएगा। ठीक, ये हुई बात। तो बच्चों, इस चैप्टर के ये हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं यही पॉइंट है, अगर इससे रिलेटिव कोई अच्छा पॉइंट आपके माइंड में है तो आप लिख सकते हैं। आपको हमेशा अपना आंसर फ्रेम करने के लिए अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए। ठीक है, और फिर अपने आंसर के पॉइंट करने चाहिए। और इस चैप्टर का मेन थीम यही है कि हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो कि भाई ये जो प्रकृति है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जानवर हैं, ये जो वाटर रिसोर्स है, ये जो लैंड रिसोर्स है, इसको हम कंजर्व करें, इसको हम बचाएं।
क्योंकि इस धरती पे ही तो हम जी रहे हैं इन्हीं रिसोर्सेज के साथ। अगर यही ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा इंसानों का भी ख़त्म होना तय है। ये इस चैप्टर से हमें समझना है और ये हम अच्छे से समझ लेते हैं, नहीं तो आने वाले वक्त में इंसान का धरती पे जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा चैप्टर। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।